हेलो दोस्त, जियोग्राफी बाय मैंक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम पढ़ने चल रहे हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में, जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र से निकलती हैं और अरब सागर में गिरती थी। और आज हम पढ़ने चल रहे हैं प्रायद्वीपीय क्षेत्र से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। उन्हीं के बारे में आज हम पढ़ेंगे और जो आगामी वर्षों में आने वाले क्वेश्चन बनते हैं आएंगे उनके बारे में पढ़ेंगे। अच्छे से पढ़ने चल रहे हैं। कहाँ से नदियाँ निकलती हैं प्रायद्वीपीय क्षेत्र से और किस दिशा से होके बहती हैं और किन किन राज्यों से होके बहती हैं और अपने जल को बंगाल की खाड़ी में किस जगह पर गिराती हैं। आइए इसके बारे में आज हम लोग पढ़ते हैं। आइए देखते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली पहली नदी है दामोदर नदी। कौन सी नदी है? दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर पठार से होता है और ये छोटा नागपुर पठार जो है झारखंड में है। और छोटे नागपुर पठार को दो बराबर भागों में बांटने वाली नदी दामोदर नदी है और आगे की तरफ ये प्रवाहित होती है और प्रवाहित होते हुए पश्चिम बंगाल में हुगली की जलधारा से जाके मिल जाती है। दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल की विश्वासघाती नदी कहते हैं या शोक नदी कहते हैं और भारत की सबसे ज्यादा परियोजनाएं या बांध इसी दामोदर नदी पे ही बनाया गया है। नेक्स्ट बात, छोटा नागपुर पठार को, ये छोटा नागपुर पठार है, इसके बीचों बीच से एक नदी बहती है। उस नदी का क्या नाम है? दामोदर नदी। और इस दामोदर नदी छोटे नागपुर पठार को दो बराबर भागों में बांटती है। ऊपर वाले भाग को बोलते हैं हजारीबाग, नीचे वाले भाग को बोलते हैं रांची का पठार। रांची का पठार, इसी रांची के पठार से एक नदी का उद्गम होता है। उस नदी का नाम है स्वर्ण नदी। कौन सी नदी है? स्वर्ण नदी। और स्वर्ण नदी जमशेदपुर और से होते हुए उड़ीसा के रास्ते बंगाल की खाड़ी में अपने जल को गिरा देती है। इसी स्वर्ण नदी के मुहाने पर एक जलप्रपात निर्मित है। उस जलप्रपात का नाम है हुंडरू जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात है? हुंडरू जलप्रपात। बहुत इंपॉर्टेंट जलप्रपात है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, आप इसको याद रखेंगे। किस नदी पे है? स्वर्ण नदी पर है। नेक्स्ट एक नदी का नाम है ब्राह्मणी नदी और ब्राह्मणी नदी का उद्गम भी छोटे नागपुर पठार के दक्षिण वाले भाग से, जिसे हम रांची का पठार कहते हैं, उसी स्थान से होता है। और यह नदी आगे की तरफ बहते हुए उड़ीसा के रास्ते होते हुए अपने जल को बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। बातें समझ में आई जी? नेक्स्ट, इनका क्रम कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है और आने वाले समय में भी पूछा जाएगा। उत्तर से दक्षिण की तरफ नदियों का क्रम बताइए जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो आप क्रम से याद रखिएगा, तभी आप बता पाएंगे। दामोदर, स्वर्ण और ब्राह्मणी, ये क्रम है। नेक्स्ट नदी का नाम है महानदी। कौन सी नदी है? महानदी। और इस महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के सिहावा पहाड़ी से होता है। कहाँ से होता है? आइए देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ के सिहावा, एक सिहावा की पहाड़ी है। छत्तीसगढ़ के सिहावा पहाड़ी, एक सिहावा की पहाड़ी है, वहीं से महानदी का उद्गम होता है उसी स्थान से और पूरब की तरफ प्रवाहित होते हुए उड़ीसा के राज्य होते हुए ये नदी अपने जल को बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। नेक्स्ट बात, इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं जो बाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियां हैं और कुछ दाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियां हैं। जो बाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियां हैं उनके बारे में आइए हम लोग जान लेते हैं। कौन कौन सी नदी है जो एग्जाम में पूछा जाता है, ये इन नदियों के बारे में एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आइए देख लेते हैं। एक का नाम है शिवनाथ, दूसरा का नाम है हांसदो, तीसरा का नाम है मंड। और मंड नदी जहां महानदी से मिलती है उड़ीसा में, उसी स्थान पर हीराकुंड बांध बनाया गया है। हीराकुंड बांध बनाया गया है, यह एक परियोजना है। बातें समझ में आई? और यह हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। भारत का क्या है? सबसे लंबा बांध है। बातें समझ में आई? और इसकी लंबाई कितनी है?
4800 मीटर है। ये 4800 मीटर लंबा बांध है। कहने का मतलब भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है। बात समझ में? नेक्स्ट, इसी पर एक परियोजना और बनाई गई है जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। उस परियोजना का नाम है टिकरपारा परियोजना। कौन सी परियोजना? टिकरपारा। टिकरपारा परियोजना किस राज्य में बनाई गई? उड़ीसा राज्य में बनाई गई। किस नदी पे? महानदी पे बनाई गई है। नेक्स्ट, कुछ दाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियां हैं जैसे तेल और जोंग। ये दोनों नदियां दाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियां हैं महानदी की। नेक्स्ट बात करते हैं, एक नदी का नाम है गोदावरी। इस गोदावरी के बारे में आइए चर्चा करते हैं, क्योंकि गोदावरी नदी से क्वेश्चन कई बार कई एग्जाम में बने हैं और पूछे जाते हैं और पूछे जाने की यहाँ से संभावना बनी है। तो आइए देखते हैं। कौन कौन सी है? ये बंगाल की खाड़ी है। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले से होता है और त्रिम्बकेश्वर पहाड़ी से होता है। कहां से? त्रिम्बकेश्वर पहाड़ी से होता है। बातें समझ में आई? त्रिम्बकेश्वर पहाड़ी से होता और आगे की तरफ पूरब की तरफ प्रवाहित होते हुए ये नदी कई राज्यों से प्रवाहित होती है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना होते हुए आंध्र प्रदेश के रास्ते बंगाल की खाड़ी में अपने जल को गिरा लेती है ये नदी। इस नदी गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से जानते हैं। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि कहते हैं लोग कि उसमें नहाने से पाप धुल जाते हैं। बातें समझ में आई? और यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। बातें समझ में आई? नेक्स्ट, इसका नाम गोदावरी नाम क्यों पड़ा? इसका गोदावरी नाम? तो इसका पहले नाम तेलुगु भाषा में गोद से गोदावरी पड़ा। गोद से गोदावरी पड़ता है। तेलुगु भाषा में इसे गोद नाम था और गोद का मतलब होता है मर्यादा। क्या होता है? मर्यादा। महर्षि गौतम जी कहना है कि महर्षि गौतम जी ने घोर तपस्या किया और घोर तपस्या करने के बाद रुद्र खुश होते हैं और खुश होने के बाद एक ही बाल से ये नदी प्रभावित हो जाती है। एक ही बाल से ये नदी प्रभावित हो जाती है और कहना है कि इनके जल से एक गाय को पुनर्जीवित हुई। एक गाय क्या हुई? पुनः उसको दोबारा जन्म मिलती है इसके जल को पिलाने से। बातें समझ में आई? नेक्स्ट बात आइए देखते हैं। इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं जो बाएं तरफ से मिलती हैं और कुछ दाएं तरफ से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो आइए पढ़ लेते हैं इसे। तो एक नदी का नाम है जो बाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदी है बेनगंगा। दूसरी का नाम है वर्धा। और जब बेनगंगा और वर्धा मिलती है तो प्राणहिता नदी का निर्माण करती है और यही प्राणहिता आगे चलकर गंगा की जलधारा में मिल जाती है। नेक्स्ट, एक सहायक नदी का नाम है इंद्रावती। दूसरी सहायक नदी का नाम है सबरी नदी। बातें क्लियर? आगे चले। नेक्स्ट, दाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदी का नाम है मंजीरा और मंजीरा जो नदी है वो हैदराबाद शहर के किनारे से होकर बहती है। कहां से? हैदराबाद शहर के किनारे से होके बहती है। बातें समझ में आई? नेक्स्ट बात यह है कि एक नदी और निकलती है। इसके दक्षिण से एक नदी का उद्गम और होता है। उस नदी को बोलते हैं कृष्णा नदी। कौन सी नदी? कृष्णा नदी। और कृष्णा नदी की लंबाई 1401 किलोमीटर है। ठीक है, 1401 किलोमीटर है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी नदी है। 1401 किलोमीटर है और इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इस नदी का उद्गम महाबलेश्वर पहाड़ी से होता है और ये महाबलेश्वर की जो पहाड़ी है वो महाराष्ट्र में है। बात समझ में आई? यहीं से होता है और पूरब की दिशा में प्रवाहित होते हुए
कई राज्यों के माध्यम से, कई राज्यों से होकर बहती है और आगे की तरफ जब बहती है अपने जल को आंध्र प्रदेश के रास्ते होते हुए अपने जल को बंगाल की खाड़ी में, पांडिचेरी होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। तो आइए इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं, जो बाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियां और कुछ दाएं तरफ से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां हैं। आइए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। एक नदी का नाम है भीमा, दूसरी नदी का नाम है मूसी। बात समझ में आई? ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात, एक नदी जो दाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदी है घाट प्रभा है, दूसरी माल प्रभा है, तीसरी तुंग है और एक भद्रा। तुंग और भद्रा दोनों जब नदियां आपस में मिलती हैं तो तुंग भद्रा नदी का निर्माण करती हैं और यही तुंग भद्रा नदी आगे चलकर कृष्णा की सहायक नदी बन जाती है। इसके बीच के क्षेत्र को लेकर, द्वापर क्षेत्र को लेकर काफी लड़ाइयां लड़ी गई हैं। बातें समझ में आई? नेक्स्ट बात, कुछ और नदियां हैं, जैसे एक नदी का नाम है कावेरी नदी। ये कावेरी बड़ी नदी है। तो कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। अब बात आती है ब्रह्मगिरी पहाड़ी है कहाँ? तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक में है। इसी कर्नाटक से होता है कावेरी नदी का उद्गम और आगे की तरफ प्रवाहित, पूर्व की दिशा में प्रवाहित होते हुए कर्नाटक, केरल के रास्ते, तमिलनाडु के रास्ते होते हुए अपने जल को बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है और ये पांडिचेरी के रास्ते से भी प्रवाहित होती है। बातें समझ में आई? और इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियां, कुछ इसकी खास बातें आइए जान लीजिए। तो इसकी कुछ खास बातें आज जान लेते हैं कि इसकी कुछ खास बातें ये हैं कि यह एक ऐसी नदी है जो काफी कर्नाटक की प्रसिद्ध नदी मानी जाती है। कर्नाटक की प्रसिद्ध नदी मानी जाती है और इसको लेकर जल विवाद भी हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन फैसला आ गया, फैसले आ गए, विवाद खत्म हो गए। तो इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं जो बाएं तरफ से हैं, मिलने वाली हैं, और कुछ प्रमुख सहायक नदियां जो दाएं तरफ से मिलने वाली हैं। तो आइए देखते हैं। एक नदी का नाम है हेमवती नदी। कौन सी नदी? हेमवती नदी। दूसरी नदी का नाम है सिमसा नदी। यही प्रमुख नदियां हैं। और दाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदी कबिनी नदी। कौन सी नदी? हाँ, कबिनी नदी। नेक्स्ट नदी का नाम है भवानी नदी। कौन सी नदी? भवानी। और नेक्स्ट नदी का नाम है अमरावती नदी। कौन सी नदी? अमरावती नदी। बातें समझ में आई? हाँ। और नेक्स्ट एक छोटी नदी है वैगाई नदी। वैगाई नदी तमिलनाडु से निकलती है और अपने जल को पूरब दक्षिण की तरफ प्रवाहित होते हुए अपने जल को हिंद महासागर में गिरा देती है। कहाँ से निकलती है? तमिलनाडु से। और इस वैगाई नदी के किनारे मदुरई शहर और मीनाक्षी मंदिर स्थित है। एग्जाम में पूछता है कि मदुरई शहर किस नदी के किनारे स्थित है? मदुरई शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो हम बोलेंगे वैगाई नदी के किनारे स्थित है। मीनाक्षी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो हम बोलेंगे वैगाई नदी के किनारे स्थित है। बातें समझ में आई? इसके काफी मंदिर इसी नदी के किनारे तमिलनाडु के काफी मंदिर स्थित हैं, प्राचीन मंदिर। नेक्स्ट कुछ बात आइए जान लेते हैं। और गोदावरी नदी जो प्रवाहित होती है, जिसे हम वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा कहते हैं, इसके हिंदू मंदिर जितने भी, प्राचीन हिंदू मंदिर जितने भी हैं, सब इसी गोदावरी नदी के तट पर ही बसे हैं, गोदावरी नदी के किनारे ही बसे हैं। बातें समझ में आई? और कुछ एक नदी के बारे में और जान लीजिए आज। एक नदी है डूब नदी। और ये डूब नदी जो है ये महानदी की सहायक नदी है। समझ में आई? ये एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आप जान लीजिए। डूब नदी किसकी सहायक नदी है? महानदी की सहायक नदी है। बातें समझ में आई? अगर आपको कम समझ में आया हो तो दोबारा इस वीडियो को पुनः देख लें, पॉज करके पुनः देख लें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।